गाइस एक सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करके जिस रूम में आप बैठे हैं उसमें चारों तरफ नज़र डालिए। आपको क्या क्या दिखाई देता है? बिजली का पंखा, बिजली का बल्ब, कुछ लाइट्स, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप, लैपटॉप चार्जर, पानी बॉटल, कुछ स्पीकर या शायद टीवी, टीवी का रिमोट, इस तरह की चीज़ें। अब इनमें से कौन सी चीज़ किसी इंडियन के द्वारा इन्वेंट करी गई है? आप नहीं बता पाएंगे। और ये चीज़ उस समय और कष्ट देती है जब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि यार हम अपने इंजीनियर, डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स तो दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम्स के बाद सेलेक्ट करते हैं। आईआईटी बॉम्बे में सेलेक्ट होना स्टैनफोर्ड में सेलेक्ट होने के मुकाबले 200 से 300 गुना ज़्यादा मुश्किल है। आईएम अहमदाबाद के पीजीपी में सेलेक्ट होना हार्वर्ड में सेलेक्ट होने के मुकाबले 25 से 30 गुना ज़्यादा मुश्किल है। आईएएस का अपना सिलेक्शन रेशो है बहुत बर्बाद। हो क्या रहा है? यानी इतने मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम के बावजूद जो इन्वेंशन हो रहे होते हैं, जो खोजें हो रही होती हैं, नई नई चीज़ें आ रही होती हैं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉर्टन वाले तो कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ वाले नहीं कर रहे होते हैं। क्या इसका कारण यह है कि हमारे होनहार आलसी होते हैं? ऐसा तो नहीं है भाई। जो बच्चा आईआईटी जेईई क्लियर करता है या एम्स में एडमिशन लेता है या आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करता है, बड़ी मेहनत करते हैं, सालों लगे रहते हैं, पूरी जवानी निकाल देते हैं, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, खेल कूद, यारी दोस्ती, एंटरटेनमेंट, ऑपोजिट जेंडर से मिक्स करना, सब कुछ छोड़ देते हैं। मेहनत तो कारण नहीं है। फिर क्या कारण है? क्या हमारे लोगों के पास बुद्धि कम होती है, इंटेलिजेंस या टैलेंट की कमी होती है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि किसी भी बड़ी ग्रुप ऑफ पीपल की इंटेलिजेंस को अगर आप मैप करेंगे और किसी भी तरीके से आप उस इंटेलिजेंस को मेजर करिए तो वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल कर्व में ही आएगी। इंटेलिजेंस भी इशू नहीं है। फिर क्या इशू है? क्या हम एक गरीब देश है, हमारे पास पैसा नहीं है? जहां ये बात सच है कि हमारी सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जीडीपी का छोटा हिस्सा खर्च करती है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, यूएस, चाइना छोड़ दीजिए, और भी बहुत सारे देश हैं जो जीडीपी का बड़ा हिस्सा हमसे खर्च करते हैं, लेकिन ये बात भी इस चीज़ का जवाब नहीं देती कि भैया ठीक है कम खर्च कर रहे हैं, लेकिन जितना खर्च कर रहे हैं उसमें से तो कुछ इन्वेंशन निकले। कम रिसर्च हो, कम इन्वेंशन आए, लेकिन कुछ तो आए, कुछ भी नहीं आ रहा होता है। क्या कारण है? आप कहेंगे साहब हमारे यहाँ रिजर्वेशन है। अब ये अपने आप में एक अलग डिस्कशन का विषय है, शायद कभी आएंगे इसके ऊपर, लेकिन मोटे तौर पे अगर आप देखें तो 95-96, मेरा ख्याल 95-96 की बात है, उससे पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आईआईटी, आईएम्स, एम्स, सब में रिजर्वेशन तो केवल 22.5% होता था। ज़्यादातर लोग तो अनरिजर्व्ड ही होते थे। वो कौन सा तीर मार रहे हैं? आज की तारीख में भी 50% कैंडिडेट अनरिजर्व्ड होता है। वो कौन सा तीर मार रहे हैं? तो रिजर्वेशन को दोष दे देना भी लेजी रीजनिंग है जो फैक्ट्स के सामने होल्ड नहीं करती। कुछ और ही हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है इसको समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ 93 में। दिसंबर 93 मेरा +2 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा था और मैं पेपर लिख रहा था बैठ करके, और हमारी हिंदी की टीचर आती हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में, मेरे पास खड़ी होती हैं, बड़े प्यार से बोलती हैं, बेटा तू बड़ा होशियार लड़का है और मुझे ही नहीं हम सारे टीचर्स को ये बड़ा विश्वास है कि तू यूपी स्टेट बोर्ड मेरिट लिस्ट में आएगा। तू बड़ी मेहनत कर और यूपी स्टेट बोर्ड मेरिट लिस्ट में नाम लेकर के आ, तेरे को बड़ी तगड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऑब्वियसली टीचर का अगर इतना विश्वास है आपके ऊपर तो आपको अच्छा ही लगेगा। लेकिन मोटिवेशन का सेंट्रल पीस क्या था कि बहुत तगड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी। जिस समय मैं आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा था, मेरे अपने अंदर भी मोटिवेशन और बाहर से भी जो लोग जो इनपुट देते थे वो यही देते थे कि यार एक बार आईआईटी कर लो तो तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल सेट है, बहुत बढ़िया जॉब लगेगी, पैसा ही पैसा होगा, ज़िंदगी भर मज़े करोगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आईएम में जब आप एंट्रेंस की तैयारी करते हो तब क्या मोटिवेशन होता है? वो करोड़ों रुपए की सैलरी जिनके बारे में आपने अखबारों में पढ़ा होता है। आईएएस का जब एग्ज़ाम लिख रहे होते हो तब क्या मोटिवेशन होता है? नीली बत्ती की गाड़ी मिलेगी, लोग सैल्यूट करेंगे, राजा की तरह रहेंगे, बहुत सारा पावर होगा, पूरे ज़िले पर राज करेंगे। यानी जिस समय हम वाकई बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में दिमाग लगा रहे होते हैं, हमारा मोटिवेशन बड़ा मर्सिनरी टाइप का होता है कि
पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, यूएस की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिलेगा, नीली बत्ती की गाड़ी मिलेगी, पावर मिलेगी, लोग मुझे सैल्यूट करेंगे। एक तरह से हम दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, जो किराना नहीं बेच रहा होता है, किताबें पढ़ा रहा होता है। और एक बार जब हमें वो पोजीशन मिल जाती है, एक बार आईआईटी पहुंच गए, लाइफ तो सेट है, अब आगे कुछ करने की ज़रूरत क्या है। एक बार नीली बत्ती की गाड़ी मिल गई, लोग सैल्यूट करने लग गए, फिर आगे एक्सेलेंस की ज़रूरत क्या है। अगर आप फिजिक्स इंजन की नज़र से देखें तो यहाँ हो क्या रहा है कि मैं रोड पे चल रहा था, मैंने देखा कि यार सामने एक बड़ा सा ताला लगा है, उस ताले के पीछे एक चमचमाती हुई ट्रॉफी है, और उस ताले को खोलने की जो चाबी है वो सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आईआईटी जेईई के लिए, आईएएस के लिए जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एम्स के लिए, इस तरीके से जो मुझे पढ़ना है, जिस चीज़ पे मेहनत करना है, वो उस ताले की चाबी है। उस ताले को खोलने के लिए जो कुछ करना है वो सब मैं करता हूँ। और एक बार जब मैं उस ताले को खोल लेता हूँ तो फिर मैं उस चाबी को फेंक देता हूँ, क्योंकि चाबी का यूज़ क्या है, चाबी का काम है ताला खोलना। एक बार ताला खुल गया, आपको वो ट्रॉफी मिल गई, तो उस चाबी का तो कोई यूज़ ही नहीं रह गया, आप चाबी फेंक देते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ मिस कर जाते हैं कि जब आप ताला खोल करके उस कमरे के अंदर घुसते हैं, जो ट्रॉफी आपको बाहर से दिख रही थी वो तो छोटी ट्रॉफी होती है, उस कमरे के अंदर और भी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज होती हैं। लेकिन क्योंकि आपने वो चाबी फेंक दी, क्राफ्ट को छोड़ दिया, तो आपको वो ट्रॉफीज नहीं दिख पाती हैं। आपको वही ट्रॉफी दिख रही होती है जो आपको बाहर से दिख रही थी। आप उस ट्रॉफी को पकड़ के गले से लगा लेते हैं, उस ट्रॉफी के सहारे ज़िंदगी बिता देते हैं। जो सीट आपको एक बार मिल गई उस कमरे के अंदर, उस सीट के ऊपर बैठ करके ही आप पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। वेस्ट में अगर आप देखें तो आपको क्या दिखाई देगा कि लोग क्राफ्ट को नहीं छोड़ते, और वही लोग उस कमरे के अंदर जो ट्रॉफी मुझे नहीं दिख रही हैं, वो ट्रॉफीज उनको दिख रही होती हैं, उन ट्रॉफीज को अनलॉक करते हैं। वो ट्रॉफीज इस वाली ट्रॉफी से बहुत बड़ी होती हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि स्टैनफोर्ड, वॉर्टन के जो लोग होंगे वो हमारे यहाँ के टॉपर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे रीजंस हैं, अलग अलग इकोनॉमीज़ हैं, ये है वो है, लेकिन एक सर्च फॉर एक्सेलेंस या परसूट ऑफ एक्सेलेंस एक बहुत बड़ा रीज़न है। बाकी सारी चीज़ों को आप एक साइड करें, हमारे यहाँ बड़ी समस्या ये होती है कि हमें उस कमरे में एंट्री होने के बाद केवल जो पहली ट्रॉफी, फर्स्ट लेवल की ट्रॉफी मिलती है, उसको पकड़ के हम चिपक के बैठ जाते हैं, बाकी की ट्रॉफीज़ हमें दिखाई ही नहीं देती। अब ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्या हमारे टॉपर्स बेवकूफ़ हैं? क्या हमारे जो होनहार या जो फाइनेस्ट माइंड्स हैं वही बेवकूफ़ हैं, लूज़र्स हैं, डमीज़ हैं? ऐसा भी नहीं है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा और हमारी सोसाइटी की थिंकिंग के ऊपर एक बार आपको देखना पड़ेगा। आप घर से बाहर निकलिए, किसी अनजान व्यक्ति से ये कहिए कि मैं एक डॉक्टर हूँ, या मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, वो आपको इतनी इज्जत देगा, एक तरह से आपके सामने बिछ ही जाएगा। और अब आप किसी दूसरे स्ट्रेंजर के पास जाइए, उससे कहिए भैया मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं एक प्लम्बर हूँ, मैं एक फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी हूँ, और वो आदमी आपको ऐसे देखेगा कि जैसे कौन सा कीड़ा मकोड़ा मेरे सामने आ गया। अंतर है हाथ से काम करने वालों और कोट अनकोट दिमाग से काम करने वालों में, श्रमजीवी और बुद्धिजीवियों के बीच में सैलरी का अंतर तो बहुत बड़ा है। वेस्ट में इंसिडेंटली श्रमजीवी और बुद्धिजीवियों के बीच में सैलरी का अंतर उतना नहीं है। जो एक्सट्रीम टॉप पर हैं उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन जो फैट मिडिल लेयर है उसमें एक इंजीनियर की सैलरी, एक प्लम्बर की सैलरी, एक ट्रक ड्राइवर की सैलरी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ सैलरी से ज़्यादा नज़र का अंतर है, इज्जत का अंतर है। जो मेहनत से काम करता है, हाथ का काम करता है, मैनुअल वर्क करता है, उसको हम सब ह्यूमन की तरह देखते हैं कि यार ये इंसान ही नहीं है, इंसान से थोड़ा सा नीचे वाला आदमी है, कीड़ा मकोड़ा है, वो डॉग हाउस है, मेहनत से काम करने वालों का डॉग हाउस है। और जो बुद्धिजीवी की कैटेगरी में आ गया, जिसने एक बार ताला खोल के अंदर घुस गया, वो आदमी तो देवता तुल्य है, वो तो इंसानों से 2 इंच ऊपर पहुंच गया।
और जब वो देवता तुल्य बन गया तो उसे कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका तो एग्जिस्टेंस ही, उसका तो बस होना ही अपने आप में बाकी की दुनिया के ऊपर एक एहसान है। हमारी मेरिटोक्रेसी की परिभाषा भी यही है कि जिस आदमी ने किसी तरह वो ताला खोल के अंदर घुस गया। अब एक्सेलेंस हमें नहीं चाहिए, हमें नई चीज़ें खोजने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए था? हमें तो बस ताला खोल के अंदर घुस जाना चाहिए था। क्यों घुस जाना चाहिए था? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ताला नहीं खोल पाए तो हमें हाथ से काम करना पड़ेगा, और हाथ से काम करने वालों को हम खुद कीड़ा मकोड़ा ही समझते हैं। और इसलिए हमारा जो पूरा मोटिवेशन का फ्रेमवर्क है वो सारा यही होता है कि किसी तरह ये श्रमजीवी वाले डॉग हाउस से बचा जाए और बुद्धिजीवी वाले देवलोक में पहुंचा जाए। हमारी मेरिटोक्रेसी की परिभाषा भी यही हो जाती है कि वो व्यक्ति जो बुद्धिजीवी वाली कैटेगरी में पहुंच गया, उस स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच गया, और एंट्रेंस एग्जाम उस दरवाजे का ताला हो जाते हैं। उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मुझे पढ़ना है उतना मैं पढ़ूंगा। एक बार मैं उधर पहुंच गया, देवलोक में पहुंच गया, फिर तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं चाबी फेंक दूंगा। उसकी वजह से होता क्या है कि उस देवलोक में जो बड़ी बड़ी ट्रॉफीज हैं वो मुझे दिखती नहीं, वो वेस्ट वालों को दिखती है, वो वेस्ट वाले ले जाते हैं। हम वो अपने देवलोक के फर्स्ट लेवल पर ही बैठे रह जाते हैं, खुश होते हुए कि हाँ भैया देखो हम तो बड़े मेरिटोक्रेटिक हैं। अब ऑब्वियसली हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी में अपनी मसल होना बड़ा ज़रूरी है। हमने ये देखा भी कि आईटी इस समय एआई के स्पेस में कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो इंडिया के पास में अपना कोई एआई मॉडल नहीं है, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि भाई कंट्रीज़ जो हैं वो आपकी एक्सेस रोक सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक सोसाइटी के लिए, एक कंट्री के लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पावर, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है। और हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो मेरिटोक्रेसी की परिभाषा है कि आप ताला खोल करके किसी तरह देवलोक में प्रवेश कर जाइए और हाथ से काम करने वाले डॉग हाउस से, हेलहोल से बच जाइए, ये परिभाषा हमारी बहुत ज़्यादा मदद इस युग में नहीं करने वाली है। अगर हम इस सोच को नहीं चेंज करते हैं तो हम हमेशा इनोवेशन में लैगर्ड्स ही बने रहेंगे। हम कुछ भी नया इन्वेंट नहीं करने वाले हैं। करना क्या होगा? जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी हम सब की है। करना क्या होगा? बड़ा मुश्किल काम है। क्या आप अपने मन में एक प्लम्बर को एक डॉक्टर के बराबर इज्जत देने को तैयार हैं? आप लॉजिकली भी इस आइडिया को एंटरटेन कर पाते हैं? आप सोचेंगे, आपके दिमाग में पहला रेजिस्टेंस ये आएगा कि यार देखो इसने तो इतनी पढ़ाई करके, इतनी किताबें पढ़ के डॉक्टर बना है, प्लम्बर ने क्या किया है? और यही सोच जो है, इसी बात से बचने के लिए हमारे जो सबसे होनहार दिमाग होते हैं वो सारा फोकस उस ताले को खोलने पर लगाते हैं। एक बार उसमें पहुंच गए तो मैं इस इग्नोमिनी से बच गया कि मैं प्लम्बर नहीं बनूंगा, अब मैं इस देवलोक वाले स्पेस में पहुंच गया हूं, अब आगे मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्सेलेंस तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। मैं कभी सब्जेक्ट से तो मुझे प्यार था ही नहीं। सब्जेक्ट में एक्सेल करना, सब्जेक्ट में आगे जाना मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये था कि कोई मुझसे ये ना कह सके कि यार तू तो प्लम्बर है या तू तो इलेक्ट्रीशियन है, और इनको देखो, इन्होंने बहुत सारी पढ़ाई करके ये इंजीनियर बन गए, ये डॉक्टर बन गए, ये मैनेजमेंट प्रोफेशनल बन गए। तो ये जो अंतर है, हाथ से काम करने वाले को जो हम ऐसी हेय दृष्टि से देखते हैं, कहीं ना कहीं ये कारण है इस चीज़ का कि इनोवेशन में, इन्वेंशन में, नए आइडियाज़ लाने में हम ज़ीरो होते हैं। और ये केवल साइंस टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, हम बड़े मीडियोकर हैं। और हम मीडियोकर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हाथ से काम करने को हम बड़ा नीची नज़र से देखते हैं। उसकी वजह से हमारा जो सारा टैलेंट है उसका फोकस ये हो जाता है कि यार ये हाथ से काम करने वाली जो शर्मिंदगी है ये मुझे ना उठानी पड़े, किसी तरह मैं बुद्धिजीवियों वाली कैटेगरी में शामिल हो जाऊं। सारा फोकस वही है। सब्जेक्ट से आपको कोई प्यार नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है, सब्जेक्ट को तब तक पकड़े रहना जब तक वो ताला खोल के आप देवलोक में नहीं पहुंच जाता है। और दोस्तों, जब तक हम इस चीज़ को नहीं चेंज करते, मैनुअल लेबर को जब तक हम डिग्निटी देना नहीं शुरू करते,
तब तक हम इनोवेशन में, इन्वेंशन में ऐसे ही फिसड्डी बने रहेंगे। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए